हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम्स यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। जैसा कि आपको इस वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये जो अपनी वीडियो है वो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के बारे में होने वाली है। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी किया था और वो लगभग जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो एचपीएससी है वो 3069 है ना, 3069 पदों के ऊपर पीजीटी की वैकेंसी कराएगी। इस वैकेंसी में से लगभग 450 जो पोस्ट है आपकी किसकी रहने वाली है, पीजीटी फिजिक्स की रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है कि इस पीजीटी फिजिक्स एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। मतलब ये जो वीडियो आपका कंप्लीट फिजिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने वो जनरल वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये बात की थी लास्ट डेट क्या रहेगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए, एस डेट आपका होना चाहिए, इन सब के बारे में जनरल बात की थी। आज जो ये लेक्चर है कंप्लीटली किस पे रहेगा कि आपको फिजिक्स जो पार्ट है वो कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिख ली है, नोट डाउन कर लिए हैं काफी पॉइंट, अपने उनको वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। ओके, और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर, आप उन पे भी पूछ सकते हैं। और इसके ऊपर अपना भी कोर्स चल रहा होगा एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के लिए। जो अपना आरपीएचसी पीजीटी फिजिक्स का कोर्स चल रहा है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे अपने, और उसी के अंदर ही एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स कवर करने की ट्राई करेंगे। कंप्लीट कवर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव पेपर है, वो मैं थोड़ा सा आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि अपने कैसे कैसे उसको आगे डिस्कस करते चलेंगे और कैसे आप इन लेक्चर्स का फुल बेनिफिट ले सकते हैं। कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, दिन में कितने घंटे टाइम आपको देना चाहिए। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, मतलब कहीं आप टीचिंग कर रहे हैं या आप किसी और जॉब में हैं, तो आपको फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करनी है, और आप कंप्लीटली डेडिकेटेड तैयारी करते हैं, लाइक 10 से 12 घंटा देके दिन में तैयारी करते हैं, जब आप कोई अन्य जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको एमएससी पार्ट कहां से पढ़ना है, जो बीएससी पार्ट है वो कहां से पढ़ना है, 12th पार्ट कहां से पढ़ना है, न्यूमेरिकल पोर्शन पे कितना ध्यान देना है, थ्योरी पोर्शन पे कितना ध्यान देना है, और क्या वीडियो लेक्चर पे बहुत ज्यादा शिफ्ट होना है, और क्या आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि कितने महीने में आप ये सिलेबस कवर कर लें। इन सारे पॉइंट की बात अपने वन बाय वन करते जाएंगे। जो पहला पेपर होगा, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके अंदर चीजें कैसे होगी, और जो आपका दूसरा पेपर होगा जिसे आप डिस्क्रिप्टिव कह दीजिए या सब्जेक्टिव कह दीजिए, उसके अंदर कैसे कैसे क्या हो रहा होगा, उन सब पॉइंट की बात अपने वन बाय वन करते जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो आपके पास इसके अंदर दो पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, एक होगा आपके पास यहां पे पेपर 2। पेपर 1 जो होगा ये आपका रहेगा फिजिक्स के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, +1 मिलेगा राइट मार्क्स के लिए, और नेगेटिव के लिए आपके चले जाएंगे 0.5 मार्क्स। इसके अंदर 20 + 80 रहेंगे, 20 आपके रहेंगे जीके, हिंदी, इंग्लिश, जनरल पोर्शन रहेगा, और 80 जो आपके कंप्लीट डेडिकेटेड किसके रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे। जबकि यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 18 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन का होगा, और यहां आपको प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ओके, 150 मार्क्स का होगा। यहां टाइम की बात की जाए तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, यहां टाइम की बात की जाए तो आपको 2 आवर्स मिलेंगे। इसके अंदर लगभग आप कह सकते हो 18 में से पिछली बार जो मेवात कैडर का आपका एग्जाम हुआ था पीजीटी फिजिक्स का, मैंने उसको एनालाइज किया है। कंप्लीट 2 पेपर हुए थे, स्क्रीनिंग टेस्ट भी हुआ था वहां पे, और आपका जो पीजीटी फिजिक्स होता है वो भी हुआ था। दोनों को मैंने एनालाइज किया है। आपका जो सिलेबस है उसको मैंने कंप्लीट एनालाइज किया है। उसके बाद और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करने की ट्राई करूंगा। फिर भी प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक व्यक्ति की थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है। इस वीडियो से आप जो सीख सकते हैं आप उसको अडेप्ट करें, थोड़े बहुत इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करें। बाकी इस वीडियो के अंदर काफी पॉइंट अभी बात करेंगे, नोट्स भी आपको कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे क्रिएट नहीं करने हैं, उन सब पॉइंट की बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। 18 क्वेश्चन रहेंगे। 18 में से आप मान सकते हो कि लगभग 6 क्वेश्चन पिछली बार क्या थे, मेवात कैडर का जो एग्जाम था ना, वो क्या था, न्यूमेरिकल पोर्शन था। क्या था अपने पास, न्यूमेरिकल पोर्शन था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 33% क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल होंगे ही होंगे। और एज कंपेयर टू थ्योरी, न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना क्या होता है,
इजी होता है। अब देखो दोनों जो पोर्शन है, चाहे आप पेपर 1 की बात करो, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करो, यहां जो 80 मार्क्स का पोर्शन आएगा, और दूसरे पेपर के अंदर आपके पास जो 150 मार्क्स का कंप्लीट फिजिक्स पोर्शन आएगा। यहां जो 18 के 18 क्वेश्चन है किसके होंगे, कंप्लीट फिजिक्स के ही होंगे। तो जीके वाला पोर्शन है वो बहुत कम है, जीके वाला पोर्शन सिर्फ 20 क्वेश्चन में आ गया। फिजिक्स जनरल जीके पूछेगा आपको, हरियाणा जीके पूछ लेगा, हिंदी इंग्लिश पूछ लेगा और मैथ रीजनिंग पूछ लेगा, बस 20 क्वेश्चन के अंदर वो आ जाएंगे। बाकी के जो 80 क्वेश्चन है वो डेडिकेटेड किसके रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे। अब बात करें सिलेबस की, तो चाहे आप इन 80 क्वेश्चन की बात करो, चाहे 150 क्वेश्चन की बात करो, दोनों का सिलेबस क्या रहेगा, डिट्टो सेम रहेगा, एज इट इज सिलेबस रहेगा दोनों पेपर का। अब बात की जाए सिलेबस में आपके पास क्या क्या होगा, तो देखो सिलेबस देखो, पहले सिलेबस में आपके पास कौन सा पार्ट है। सिलेबस के अंदर आपके पास पार्ट है 11th 12th पार्ट, और सेकंड पार्ट आपके पास आप कह सकते हो ग्रेजुएशन पार्ट या बीएससी पार्ट, और थर्ड पार्ट आपके पास रहेगा एमएससी पार्ट, या जिसे आप बोल सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट बोल दो या नेट पार्ट बोल दो। या नेट का पार्ट आप बोल सकते हो। सबसे बड़ी बात, जो दोनों आपके एग्जाम रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश के अंदर रहेंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता और आप किसी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट फिजिक्स किस में पढ़नी है, इंग्लिश में ही पढ़नी है। हिंदी में पढ़ना आप बिल्कुल अवॉइड करोगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करनी है कि आप किस में पढ़ो, इंग्लिश में लिखने की ट्राई करो, एटलीस्ट इंग्लिश में लिखने की ट्राई करो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने हिंदी के अंदर नोट्स बना रखे होंगे, तो आप उन हिंदी वाले नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने जो पहले से नोट्स क्रिएट कर रखे होते हैं, आप उनको बहुत फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। तो आप वहां से पढ़ लें, पर आप इंग्लिश के टच में रेगुलर रहें। लाइक थोड़ा सा आप लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं। पेपर को सोल्व करते टाइम ट्राई करो प्रत्येक वर्ड ही आप इंग्लिश में लिखो, क्योंकि मीडियम पूरा का पूरा क्या रहेगा, हमेशा ही इंग्लिश रहेगा दोनों एग्जाम के अंदर, चाहे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो और चाहे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हो। इस टेस्ट की बात करें तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहां आपको मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 25% एटलीस्ट लेके आने, 25% आपको यहां लेके आने। जो पेपर 2 रहेगा सब्जेक्टिव, यहां आपको एटलीस्ट 35% लेके आने। जो आपका पहला पेपर रहेगा, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है। क्वालिफाई मतलब अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तो आप कहां आ जाएंगे, पेपर 2 में आ जाएंगे। पर पेपर 1 के मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो तैयार होगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके अंदर पेपर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो किस भी आप पे होगा, वो होगा पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, वो पेपर प्लस आपका एक इंटरव्यू का होगा। चाहे आप उसको इंटरव्यू कह दीजिए, चाहे आप उसको वाइवा कह दीजिए। कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, पेपर सेकंड का कंट्रीब्यूशन रहेगा 87.5 प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन रहेगा 12.5%। तो आप देख सकते हैं जो एक ह्यूज पार्ट है वो किसका रहेगा, पेपर सेकंड का रहेगा। तो पेपर सेकंड की आपको जम की तैयारी करनी है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर फर्स्ट हो ही ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपके पास 450 सीट है, फिजिक्स के अंदर कितनी सीट है, 450 सीट है। पर होता क्या है कि जो आपका एग्जाम होगा ना, जो पेपर सेकंड होगा, उसके लिए इसके 5 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। कितने गुने, 5 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। पर इसके 5 गुना स्टूडेंट के पास एस्टेट भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हो ही ना। समझ रहे हो ना, डायरेक्टली क्या हो, पेपर सेकंड हो। तो हो सकता है पेपर फर्स्ट हो सकता है पेपर सेकंड ना हो। तो हम जो फिजिक्स पार्ट प्रिपेयर करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि पेपर 1 होने वाला है, ताकि अगर हो तो भी आपको दिक्कत नहीं आए, और अगर पेपर सेकंड हो डायरेक्टली तो भी आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से चलती रहे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ पेपर 2 के हिसाब से प्रिपेयर करो और हो सकता है वो पेपर 1 करवा ले। तो अपने को सिलेबस भी इस तरीके से कवर करना है, प्रैक्टिस भी इस तरीके से ही करनी है कि आपके दोनों पेपर एक साथ क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। अब देखो थोड़ा सा मैं सिलेबस की बात कर रहा था, 11 12 आएगी और अपने पास बीएससी का पोर्शन आएगा, ग्रेजुएशन और एमएससी का पोर्शन आएगा। अब मैं बात करूं, आप ये यहां पे सोर्स की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, सोर्स की बात करता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेपर के हिसाब से बात कर लेता हूं, ठीक है ना, कि आपको सिलेबस कहां से और कैसे कवर करना है पेपर के हिसाब से। क्योंकि फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ना है आपको और सेकंड पेपर कैसे पढ़ना है, उसके बाद उसका एक थोड़ा सा मिक्सर बनाएंगे कि इसको इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। और सबसे लास्ट में अपने बात करेंगे आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और आपकी
प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसके अलावा आपके पास अगर दिन में 12 घंटे हैं तो इनको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, और आपके पास अगर दिन में 6 घंटे हैं तो आप उनको कैसे यूटिलाइज करें। एटलीस्ट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी है, आप कहीं पे जॉब भी करते हैं, तो दिन के अंदर 5 से 6 घंटे आपको एटलीस्ट इस एग्जाम को देने होंगे। आप किसी भी पॉइंट पे ये ना सोचें कि जो स्टूडेंट हैं उनके पास एचटेट पीजीटी फिजिक्स है नहीं, ठीक है, तो आप इजीली सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपको कंप्लीट तन मन धन लगा करके बड़े अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आप इसके अंदर अच्छी रैंक लेके आओगे तो पोस्टिंग आपके मनपसंद की मिलेगी, ठीक है। तो कहीं भी आपको ढील नहीं छोड़नी है। अब सिलेबस की बात करूं तो 11th-12th के अंदर पेपर के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। पेपर 1 के अंदर आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, पेपर 2 के अंदर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 क्या है, अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 जो है वो उसमें कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। दोनों के दोनों पेपर मैंने क्या किए हैं, एनालाइज किए हैं। अब मैं बात करूं सिलेबस की बात यहां पे 2 तरीके से हो सकती है। पहला हो सकती है पेपर के हिसाब से, पेपर 1 में आपको कैसे पढ़ना है, पेपर 2 में आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो पेपर 1 में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मैं पेपर वाइज ही बात कर लेता हूं। पेपर 1 में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, यहां क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है, ये सिलेबस क्या है, सेम सिलेबस है। क्या रहेगा, ये सेम सिलेबस रहेगा, किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए। तो पेपर 1 के अंदर आप देखो आपके पास 3 पार्ट अपने यहां बांट रहे हैं, 11th 12th पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया बीएससी, और तीसरा आपके पास हो गया एमएससी कह दो, या उसको आप क्या कह सकते हो, नेट पार्ट कह सकते हो। अब देखो 11th-12th को आप कैसे पढ़ो, पेपर 1 में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो 11th-12th के लिए आप क्या पढ़ो, देखो अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स वो किसके लिए चल रहा था, क्रैश कोर्स वो पहले चल रहा था आरपीएससी फिजिक्स और एनवीएस केवीएस के लिए, है ना। और वो आरपीएससी का सिलेबस और एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस डिट्टो सेम है, एक टॉपिक भी अलग नहीं है। कह सकते हो आप 99% सिलेबस क्या है आपका, सेम रहेगा। तो आपके लिए भी वही क्रैश कोर्स यूजफुल है। तो वो क्रैश कोर्स जो है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। उसमें लगभग मैं 17 से 18 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूं, और रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं रेगुलर बेसिस पे। मतलब लगभग मान के चलो आप वीक के अंदर एटलीस्ट 6 वीडियो आती है, ठीक है। थोड़ा सा और ट्राई करेंगे उसको, और अपने स्पीड अप करें, और ज्यादा लेक्चर्स उसके अंदर अपलोड कर पाएं। अब देखो 11th-12th है, ये आप कहां से पढ़ें, इसके आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। आपने कभी भी एग्जाम की तैयारी की होगी तो 11th-12th पोर्शन के हिसाब से आपने नोट्स से बनाए होंगे। यहां पे एक चीज और स्टार लगा के मेंशन करूंगा, सिलेबस की कॉपी, सिलेबस की जो फोटोकॉपी है, सिलेबस का जो प्रिंट है आपके पास हमेशा होना चाहिए। सब्जेक्ट में जो टॉपिक मेंशन नहीं है वो आप कभी भी नहीं पढ़ें, जो टॉपिक सिलेबस के अंदर मेंशन है वही आप हमेशा पढ़ें। इतना दिमाग ना लगाएं कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आउट से आया था तो इस टॉपिक को भी कवर कर लिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है तुम आसपास के छोटे मोटे टॉपिक पढ़ लो, पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक टॉपिक के अंदर ही आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दो, ठीक है। तो 11th-12th कैसे कर सकते हो, आप नोट से कर सकते हो। आपके पास अच्छे नोट्स होंगे, उनसे आप 11th-12th के नोट्स कवर करो। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आईआईटी, जेई, नीट इनकी कोचिंग होती है, प्रीफर करना नीट के नोट्स। किसके नोट्स, नीट के नोट्स आप पढ़ सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये ट्राई करना है कि उसकी थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे अपना कौन सा एग्जाम आने वाला है, सब्जेक्टिव एग्जाम आने वाला है। तो थ्योरी भी बहुत अच्छे से कवर होगी तो आप डेरिवेशन वगैरह अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो नीट हो चाहे अपने 11th-12th के खुद के नोट्स हो, वो दोनों नोट्स से अपना काम चल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लेक्चर देख सकते हो। मैं थ्योरी लेक्चर रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहा हूं, वो आप थ्योरी लेक्चर देखो। इसी के साथ न्यूमेरिकल का लेक्चर आता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस का लेक्चर भी अपने अपलोड करते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस सेशन भी देखेंगे। पहले प्रत्येक चैप्टर के लिए थ्योरी लेक्चर आता है, उसके बाद न्यूमेरिकल लेक्चर आता है। तो अपने क्रैश कोर्स में से आप थ्योरी लेक्चर प्लस न्यूमेरिकल देखेंगे। ये मैंडेटरी काम है, आपको एक क्रैश कोर्स यूज करना ही करना है। आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। थ्योरी और न्यूमेरिकल करने के बाद आपने यहां से नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद लेक्चर से थ्योरी देख ली, उसके नोट्स बना लिए। नोट्स नहीं बनाने तो आपको पीपीटी मिल जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ क्या करें, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। इसके बाद भी आपको लगे कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कौन सी बुक यूज ले सकते हैं, एरएलएस फिजिक्स यूज ले सकते हैं। कौन सी फिजिक्स यूज ले सकते हैं, एरएलएस फिजिक्स नाम से बुक आती है नीट जेई के लिए, नीट के लिए आती है बेसिकली, है ना।
तो वो बुक आप यूज लें और ऐसे करते करते आप 11th-12th कंप्लीट करें। ये ध्यान रखें, किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा ना उलझे, सिलेबस को हमेशा पास रखें। इसमें से आप जो भी टॉपिक कवर करोगे वो हमेशा किससे देख के करोगे? सिलेबस देख के करोगे। थ्योरी लेक्चर के अंदर सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे वो थ्योरी की बात हो चाहे न्यूमेरिकल की बात हो, जो भी उसमें कवर करवाया गया है वो बहुत एनालाइज करने के बाद, बहुत सोच समझ के कंप्लीट करवाया गया है। तो आप उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं और थ्योरी और न्यूमेरिकल को डायरेक्टली पढ़ें। जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो नोट्स आप 11th-12th के पढ़ रहे हैं चाहे नीट से पढ़ रहे हैं, दोनों ही नोट्स के अंदर ये ध्यान रखें आप सिलेबस के अलावा, अपने सिलेबस के अलावा एक सिंगल टॉपिक भी नहीं पढ़ें। और मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है आप एक चैप्टर के ऊपर एक दिन दे सकते हो, इससे ज्यादा टाइम आपको एक चैप्टर के ऊपर नहीं देना है। एक चैप्टर के ऊपर आपको थ्योरी देखनी है, लेक्चर देखना है, न्यूमेरिकल लेक्चर देखना है, इसी के साथ साथ आपको अपने नोट्स भी पढ़ने हैं और टाइम बचे तो एरलेस फिजिक्स करनी है। तो एक दिन के अंदर आप एटलीस्ट एक चैप्टर 11th-12th का कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा और आपको कहीं भी कोई सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपने पास आता है बीएससी पोर्शन। तो देखो बीएससी पोर्शन के अंदर क्या करना है, बीएससी पोर्शन के अंदर भी अपने लेक्चर आएंगे। अब तक 11th-12th का पार्ट चल रहा है, 11th-12th का पार्ट जैसे कंप्लीट होगा अपने बीएससी के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको वहां से बीएससी के लेक्चर कंप्लीट करने ही करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। क्रैश कोर्स के प्रत्येक लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा बात करूं, आप अगर खुद से करना चाहते हैं बीएससी का पोर्शन, तो वो कैसे करोगे? बीएससी का पोर्शन का आप करोगे जो आपके लोकल राइटर है। जब आपने जहां से बीएससी की थी, तो बीएससी के अंदर आपकी कुछ किताबें चलती होगी। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान के अंदर राइटर चलते हैं, सीबीएच की बुक चलती है। कौन सी बुक चलती है? सीबीएच की बुक चलती है बीएससी के लिए। चाहे वो अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स हो जिसे सिंपल मैकेनिक्स भी कहते हैं, और चाहे अपने पास स्टेट थर्मो हो, ये सारे की सारी बुक किस हमारे पास राइटर की आती है? सीबीएच पब्लिकेशन की आती है। तो सीबीएच पब्लिकेशन की बुक्स, अगर आप राजस्थान के नजदीक रहते हैं और आपको सीबीएच की बुक मिल सकती है, तो बेस्ट रहेगा कि आप सीबीएच की बुक लेके आए। मीडियम कौन सा होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश में होने वाला है। तो सीबीएच के लिए ये आप ध्यान रखें। हो सकता है आपके सीबीएच अवेलेबल ना हो, तो आपने जो भी लोकल राइटर पढ़े होंगे, जो भी लोकल राइटर पढ़े होंगे बीएससी के अंदर, उस एक पब्लिकेशन की सारी बुक्स आती होगी, वो सारी बुक्स ले आए। ठीक है, उसके बाद आप सिलेबस को लेके बैठे और सिलेबस से वन बाय वन प्रत्येक टॉपिक पढ़ें। जैसे आपने क्वांटम मैकेनिक्स खोली और यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर टॉपिक है, तो उस आप हर्मिशियन ऑपरेटर को पढ़ें। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ें। बात रही नोट्स बनाने की, तो चाहे आपके नीट के नोट्स हो चाहे सिंपल नोट्स हो, उनमें से जब आप अपने लिए नोट्स बनाएंगे तो ये नोट्स आप लिख करके नहीं बनाए, तो कैसे बनाए? हाईलाइटर जो होता है, 5 से 7 हाईलाइटर ले आए जो आपके पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। उससे क्या करें, जो पोर्शन आपको आपका नोट्स है, मतलब जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो उसमें से लगभग 10 से 20 लाइन ऐसी होती है जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है ना, मतलब यही मेरे नोट्स हैं, तो आप उनको हाईलाइट कर लें। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप बुक के अंदर ही हाईलाइट कर करके अपने नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक क्वांटम मैकेनिक्स आप लिखने लग जाओगे, एमपी आप लिखने लग जाओगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। अगर आपको लिखना भी है तो जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लिखें। मैं आपको इसकी सलाह नहीं देता कि आप प्रत्येक चीज को लिख के याद करने के लिए आप लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप जमा के नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको नहीं करना है। तो आप क्या करें, सीबीएच की बुक लेके आए, चाहे सीबीएच के ले आए या आपके यहाँ जो लोकल राइटर की बुक चलती है बीएससी की, वो आप लेके जाएं। प्रिपरेशन को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर आप ये सोचते हो कि ये जो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम है ये तो नेट लेवल का आएगा, इस लेवल का आएगा, तो ये सब खोखली बातें हैं। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला और न इन बातों से आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो इन शब्दों से आप बिल्कुल दूर रहें। स्टैंडर्ड की बुक पढ़नी है, ईडी के लिए ग्रिफिथ पढ़ लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। नेट की जो बुक्स आती है ना, हैवी बुक्स आती है, वहाब आती है, पूरी एंड बब्बर आती है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स है। और इसके अलावा सॉलिड की किटल आती है, जेटली आती है, क्वांटम के लिए अरुल दास आती है, एमपी के लिए एच के दास आती है। उन बुक से आपको एक बार के लिए कंप्लीटली दूर रहना है। सारे के सारे टॉपिक किससे पढ़ने हैं? सीबीएस से पढ़ने हैं। जितना आपका बीएससी का पोर्शन है सारे के सारे टॉपिक आप सीबीएस से पढ़ें। उनके पीछे उन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होंगे तो आप वहां से कर लें, वहीं से कवर कर ले। सीबीएस कहने का मतलब मेरा क्या है कि आपका लोकल राइटर जो भी चलता था आपके कॉलेज के अंदर, एक राइटर प्रत्येक स्टेट में होता है ना, उस राइटर की बुक्स आप यूज करें। अगर आपको राजस्थान कॉन्टेक्ट में है तो आप सीबीएस की बुक ले आए, उनसे भी आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा होगा। इसके बाद बात करें
लेक्चर की, तो यहां आपको सारे लेक्चर कंप्लीट करने हैं। थ्योरी लेक्चर आएंगे, वो भी कंप्लीट करने क्रैश कोर्स के, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा, वो भी कवर करना है। जो थ्योरी और न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, चाहे वो 11th-12th का पार्ट कहो, चाहे आप बीएससी का पार्ट कहो, चाहे आप एमएससी का पार्ट कहो, तो पेपर 1 के अंदर तो वो एज इट इज ही यूज होगा। एज इट इज यूज होगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने क्या आएंगे पेपर 1 के अंदर, एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूं, समझ रहे हो ना। जैसे कि कोई फॉर्मूला है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पे, एक्सियल पॉइंट पे, तो उसका डेरिवेशन तो नहीं करवाया जा सकता, उसका डेरिवेशन है नहीं करवाया जा सकता। तो आपका जो पहला पेपर होगा उसके अंदर डेरिवेशन पूछेंगे भी नहीं, उसमें क्या पूछेंगे, फाइनल रिजल्ट पूछेंगे, फॉर्मूला पूछ लेंगे, और उस फॉर्मूले पे बेसिस पे ही कोई ना कोई क्या पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेक्चर है आपके लिए पेपर 1 के लिए, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए आप लेक्चर को बिल्कुल रामबाण मान के चलें। सीबीएच का आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, है ना, सीबीएच कह लो या कह लो आपका जो भी लोकल राइटर है, उनसे आप बीएससी का पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है एमएससी के पोर्शन की। यहां आप ध्यान रखें, यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको चीजें कंप्लीट पढ़नी है। पेपर 1 के लिए पढ़ते टाइम ध्यान रखें, आपको चीजें कंप्लीट ही पढ़नी है, पर जो फॉर्मूले होंगे, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, इजी जो न्यूमेरिकल होंगे, वो आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा, उसमें आपको ओएमआर भी भरनी है। तो आप ये मान सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितना टाइम मिल रहा है, लगभग 1 मिनट मिल रही है। तो जब आपको 1 ही मिनट एक फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत टफ नहीं आएगा। तो आप यहां पढ़ते हुए ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो इतना टफ नहीं आएगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज मान के चलो आप 60% स्कोर तो एवरेज बच्चा करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए, ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, जो फॉर्मूले हैं उनको हाईलाइट करें। पेपर 1 की तैयारी के टाइम आप फॉर्मूलों पे और न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दें इंस्टेड ऑफ डेरिवेशन। डेरिवेशन भी पढ़ें आप, पर ज्यादा ध्यान किस पे दें, फॉर्मूले पे और न्यूमेरिकल पे दें। इसके बाद अपने पास आता है एमएससी का पोर्शन। एमएससी पोर्शन कैसे कंप्लीट करना है? क्रैश कोर्स के अंदर थ्योरी लेक्चर आएंगे, क्या आएंगे, थ्योरी लेक्चर आएंगे प्लस न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा आप एमएससी पोर्शन कहां से कीजिए? एमएससी पोर्शन आप कीजिए नेट के नोट से। किससे? किसी भी कोचिंग के आप नेट के नोट्स लेके आइए, उनमें हाईलाइट कीजिए। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है सारा नहीं पढ़ना, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उनको आप नेट के नोट्स से पढ़िए। प्लस प्रैक्टिस कहां से कीजिए? गेट पीवाईक्यू, और वो भी कौन से? इजी वाले। गेट पीवाईक्यू इजी वाले जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वहीं से प्रैक्टिस करेंगे। यहां प्रैक्टिस किससे करेंगे? सीबीएच हो चाहे लोकल राइटर हो, उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्लस इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कौन से एग्जाम होते हैं? एमएससी एंट्रेंस होते हैं, डीयू के, सीयू के, बीएचयू के, तो उनके एमएससी एंट्रेंस के पीवाईक्यू आते हैं, ठीक है। तो वो पीवाईक्यू क्या कर सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। एमएससी की बात कर रहे थे तो नेट के नोट्स से आपको हाईलाइट करने हैं नोट्स, किसके लिए? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। 5 से 6 सब्जेक्ट ही आपके नेट वाले हैं, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनको हाईलाइट कर करके पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप गेट पीवाईक्यू यूज कर सकते हैं। ये था अपना पेपर 1 का काम। पेपर 1 को आपको कैसे करना है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करूं। 11th-12th किससे करनी है? नोट्स और नीट के नोट्स में हाईलाइट करना है क्या क्या पोर्शन जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस के अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, एक दिन में एक चैप्टर करना है। और बीएससी की बात करूं तो एक वीक में आपको लगभग 2 बुक कंप्लीट करनी है, 2 पेपर कंप्लीट करने हैं। बीएससी वाले में आपके लगभग 9 पेपर होंगे, तो लगभग एक वीक में 2 पेपर आपको कंप्लीट करने हैं। और 11th-12th के अंदर हल्का सा टफनेस ध्यान रखनी है। टफनेस मतलब हल्का सा आपको टफ क्वेश्चन मिल सकते हैं, पर बीएससी के अंदर आपको हमेशा कौन सा पोर्शन मिलेगा? इजी पोर्शन मिलेगा। एमएससी के अंदर तो वो बिल्कुल ही ऊपर से पूछेगा, समझ रहे हो ना। जितना एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा 11th-12th बीएससी एमएससी, उतनी ही इजीनेस बढ़ेगी। एमएससी का सबसे इजी, उसे थोड़ा इजी बीएससी का, और सबसे टफ या कह दो आप हल्का सा मॉडरेट लेवल किसका आएगा? 11th-12th का आएगा। प्रैक्टिस के लिए एरलेस फिजिक्स यूज कर सकते हो। पहले थ्योरी लेक्चर, पहले क्रैश कोर्स के थ्योरी लेक्चर जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट लिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो मैं शेयर भी कर दूंगा, आप उससे देखिए। थ्योरी लेक्चर प्लस न्यूमेरिकल, इतना होने के बाद आप एरलेस पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो न्यूमेरिकल कराए हैं आपको 15 से 20 न्यूमेरिकल जो करवाए हैं, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल क्या रखना है। आपको उस लेवल से बहुत दूर नहीं भागना है। हो सकता है आप आईआईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चन की तरफ चले जाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। थोड़े से नीट लेवल तक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं,
इसीलिए पहले आप ये न्यूमेरिकल देखें लेक्चर वाले, इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या कैसे करना है। बीएससी का मैंने बता ही दिया क्या करना है, लोकल राइटर की बुक लेके आनी है, उनसे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स कैसे, हाईलाइट कर करके, और लेक्चर आएंगे अपने थ्योरी लेक्चर वो आपको देखने हैं, न्यूमेरिकल आएंगे वो आपको देखने हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस चाहिए तो आप एमएससी एंट्रेंस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमएससी एंट्रेंस के जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात की जाए एमएससी पोर्शन की तो इसे मैं बोलूंगा नेट वाला पार्ट, तो यहाँ आप थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल चैनल पे आएंगे, उससे प्रैक्टिस कीजिए और नेट वाले नोट से हाईलाइट कर लीजिए जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक हाईलाइट कर लीजिए, और गेट पीवाईक्यू जो आपको इजी वाले हैं वो आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही क्वेश्चन जो आपके क्या है सिलेबस में मेंशन है उन टॉपिक से रिलेट करते हैं। अब बात आती है पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड अपने आप में काफी अलग तरीका पेपर होने वाला है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वैकेंसी होती है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, कहां भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर अपने आप में एक चैलेंज है, और चैलेंज आप अकेले के लिए नहीं है, ये चैलेंज सबके लिए है। और इतनी अच्छी पोस्ट है और इतने ज्यादा बच्चे एस्टेट क्वालिफाई भी नहीं है, तो यहां सिलेक्शन का रेशियो भी क्या रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हर 3 बच्चे अगर पेपर देंगे तो 2 बच्चे उनमें से सिलेक्ट होंगे, ये रेशियो होने वाला है। तो आपको इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं, इसके अंदर भी अपने पास 3 पोर्शन है, 11th 12th, बीएससी और एमएससी। यहां आपको थोड़े से जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो डेरिवेशन टाइप से पढ़ने हैं, है ना। और इसका जो कंटेंट है, अगर आप किसी से कोचिंग लेके इसका सिलेबस करते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इसका सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि कोचिंगों में किस हिसाब से पढ़ाया जाता है, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाया जाता है। और कंपटीशन में क्या आता है, एमसीक्यू आते हैं, थ्योरी के क्या पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, फाइनल फॉर्मूला, और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो कोचिंग करवाते हैं, इवन कि हम भी जब कोचिंग करवाते हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि सिर्फ फाइनल फॉर्मूला बताएंगे आपको, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर देंगे फॉर्मूले को कि कौन सी टर्म क्या है, किससे रिलेट कर रही है और कैसे उसको यूज करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल करवा देंगे। पर आपका जो हरियाणा पीजीटी फिजिक्स होने वाला है, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स होने वाला है, यहां पेपर सेकंड क्या रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। तो 11th 12th का जो पोर्शन है उसमें आप क्या करेंगे, सेम टू सेम वही चीज, नोट्स या नीट के नोट्स। पर यहां आप क्या ध्यान रखना है, यहां आप डेरिवेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फाइनल फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, फाइनल फॉर्मूला प्लस थोड़े स्टेप, इससे ये आया और इससे आया, इससे ही आया, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फाइनल फॉर्मूले तो याद करने ही करने हैं, पेपर 1 में भी काम आएंगे। इसी के साथ साथ यहां पे आपको थ्योरी भी ध्यान रखनी है, और थ्योरी के अंदर भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसके लिए भी मैं एक लेक्चर अलग से ले आऊंगा बाद में, ठीक है। तो आपको नोट्स कैसे या क्या करने, जो हाईलाइट किए थे, जो पेपर 1 के टाइम हाईलाइट किए थे, उन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना मतलब अच्छे से पढ़ना है, उसको लिख के देखना है। जब भी आप क्या करें, एंड ऑफ द डे आपको टाइम मिले, आप थोड़ा लिख के देखें कि मैंने जो आज पढ़ा था उसमें से मैं इतना टॉपिक प्रिपेयर कर पा रहा हूं, आप ये ध्यान रखें। इसके अलावा आप लेक्चर देखें, प्लस न्यूमेरिकल तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लेक्चर देखने से क्या होगा, उसमें अगर फॉर्मूले भी मेंशन होंगे ना, उसमें जनरली कौन सी टाक होती है कि ऐसे शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे करके ऐसे पहुंचेंगे, तो शायद बीच वाला डिस्क्रिप्शन तो ना हो पाए कि हम एक चार्ज मान लेते हैं, उसमें ये करते हैं, उसमें ये करते हैं, आपको ही पता है इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर लेक्चर के अंदर जो फाइनल फॉर्मूला होगा और इनिशियली उसे स्टार्ट कैसे करेंगे, ये सारे डिस्क्रिप्शन होगा, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आपको लेक्चर और न्यूमेरिकल किसी हालत में मिस नहीं करने। न्यूमेरिकल आपको करने ही करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि 33% आए हैं, हो सकता है इस बार 50% भी आ जाए, तो न्यूमेरिकल भी आपको किसी हाल में स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो प्रत्येक लेक्चर के करने ही करने हैं। इसके बाद रही बात प्रैक्टिस की, तो सेम एररलेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं बीएससी के अंदर। बीएससी के अंदर क्या रहेगा, आपकी जो सीबीएस थी या जो लोकल राइटर बुक थी, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बड़े बड़े राइटर्स नहीं पढ़ने हैं। लोकल राइटर पढ़ो या सीबीएस पढ़ो आप, ठीक है। क्योंकि जो सीबीएस है या लोकल राइटर की जो बुक है वो कैसे लिखी गई है, वो इस तरीके से लिखी गई है कि जो सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी बुक को पढ़ा गया। किसी राइटर ने क्या किया, सारे बड़े बड़े राइटर की बुक को पढ़ा, उसके बाद उन्हें जो यूजफुल चीजें लगी, एक ये कह दो आप, उन सब फ्रूट का जूस बना करके आपके सामने एक लोकल राइटर की बुक के रूप में या सीबीएस की बुक के रूप में परोस दिया। यहां जो आपने हाईलाइट किया था पेपर 1 के टाइम, आपने जो पोर्शन हाईलाइट किया था, यहां आपको अब उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तरीका वही, स्टार्ट क्या है, फाइनल क्या है और बीच में उसने कैसे कर रखा है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे, आप हाईलाइटर का यूज करेंगे। इसी के साथ साथ लेक्चर प्लस जो अपने पास न्यूमेरिकल है वो तो आपको करने ही करने हैं। पीछे वाले में आप क्या कर रहे थे, स्क्रीनिंग की तैयारी में आप क्या कर रहे थे, स्क्रीनिंग की तैयारी में आप जो
डेरिवेशन है उनको स्किप करते आ रहे थे, पर यहाँ आपको स्किप नहीं करना। स्किप करने का मतलब यहाँ आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे थे डेरिवेशन को, पर यहाँ आपको डेरिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रही बात प्रैक्टिस की, तो सीबीएस की बुक के पीछे जो प्रैक्टिस है आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, प्लस जो अपने न्यूमेरिकल आएंगे वो तो करने ही करने हैं। इसके अलावा और प्रैक्टिस चाहिए तो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब से पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी में मेन डिफरेंस क्या है, यहां आपको डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान देना है। शाम को जब आप सोते हैं तो उससे पहले आपको लगभग 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो आपने डेरिवेशन किए उसको लिखने की ट्राई करो। मैं टॉपिक भी मेंशन करूंगा, 1 से 2 लेक्चर ले आऊंगा मैं टॉपिक की बात करने के लिए कि ये टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या यहाँ से अपने पास क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको आप प्रिपेयर करेंगे। रही बात एमएससी की, तो एमएससी के लिए अब आपको चाहिए डेरिवेशन। तो नेट के नोट्स में भी आपको डेरिवेशन नहीं मिलेंगे, तो कुछ डेरिवेशन जो है एमएससी के। पहली बात, लगभग क्वेश्चन किससे आएंगे, बीएससी से, और आपके 11-12 से आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये भी रहेगा 90% पोर्शन किससे आएगा, 11-12 से आएगा और बीएससी से आएगा। तो आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दें, 11-12 पे दें और बीएससी पे दें। एमएससी पे आपका फोकस सबसे लास्ट में और सबसे कम होना चाहिए। फिर भी जो बच्चा इन सबको प्रिपेयर कर ले और उसे लगे मुझे एमएससी का पोर्शन भी कंप्लीट करना है, मुझे एमएससी का पोर्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बुक्स फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, बुक्स फॉलो करेंगे। बुक्स के लिए मैं आपको बता देता हूं आपको कौन सी बुक से आप जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है उसे अगर आपको डेरिवेशन तैयार करनी है, थ्योरी तैयार करनी है, तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले अपने पास है मैथमेटिकल फिजिक्स, सारे टॉपिक सारे ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो एमएससी वाली बुक्स मैं आपको मेंशन कर देता हूं। ये आप देखो, ये बुक लिस्ट हो जाएगी आपके पास। बुक लिस्ट किसके लिए, एमएससी पोर्शन के लिए। बीएससी पोर्शन तक के लिए तो अपने पास हो चुकी है। और ये बात भी आप ध्यान रखें, अगर आपके पास एमएससी का कोई टॉपिक है, एमएससी का सिलेबस देखा आपने, जो सिलेबस देखा एसपीएससी पीजीटी फिजिक्स का, उसमें जो एमएससी का टॉपिक है अगर वो आपको बीएससी की बुक में मिलता है तो आप वो बीएससी की बुक से ही पढ़ें। अगर आपके एमएससी पोर्शन का कोई भी टॉपिक आपको बीएससी पोर्शन में मिलता है तो आप उसको बीएससी पोर्शन से ही पढ़ें, इससे हायर स्टैंडर्ड बुक में ना जाएं। जो मैं बुक यहां मेंशन करने जा रहा हूं उस बुक से तभी पढ़ना है जब वो टॉपिक आपको बीएससी बुक में नहीं मिल रहा, 11-12 की बुक में नहीं मिल रहा, तभी आपको इन बुक पे आना है, वरना इन बुक पे नहीं आना है। जो एमएससी की बुक मैं अभी बताने वाला हूं वो आपको परचेज नहीं करनी है। ये आप ऑनलाइन आपको बुक मिल जाएगी, लैपटॉप में खोलें, फोन में पीडीएफ खोलें और उन्हीं से पढ़ लें। ठीक है, प्रिंट निकलवा लें जो टॉपिक आपको चाहिए और उनसे पढ़ लें। जो 11-12 का पोर्शन है और जो बीएससी का पोर्शन है ये आपको कंप्लीट प्रिंट के रूप में चाहिए, कंप्लीट बुक्स के रूप में चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो यहां जो मैं बुक्स मेंशन करने जा रहा हूं इनका यूज कब लेना है, अगर आपको कोई डेरिवेशन निकालनी है, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ना है और वो आपको बीएससी की बुक में नहीं है, एमएससी का टॉपिक है, अगर बीएससी की बुक में है तो वहां से पढ़ लो, वहां नहीं है तो आप इन बुक पे आओगे। इन बुक की आपको मैं डिटेल बताता हूं थोड़ी सी, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े किसी भी बुक के लिए। देखो, एक राइटर है अपने पास गुप्ता कुमार शर्मा, गुप्ता कुमार शर्मा, हो सकता है आपने इनके नाम भी नहीं सुने और हो सकता है सुने भी हो। गुप्ता कुमार शर्मा है, इसके पब्लिकेशन जो है, इसके सारे पब्लिकेशन आते हैं, सारे सब्जेक्ट के आते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर की बात करो, क्वांटम की बात करो, क्लासिकल की बात करो, ईडी की बात करो। तो अगर आपको इनकी बुक मिलती है ऑनलाइन, इनकी पीडीएफ मिल जाती है तो आप उन पीडीएफ से पढ़ सकते हैं वो सब्जेक्ट। पढ़ने का मतलब जो टॉपिक या जो डेरिवेशन आपको चाहिए वो इन बुक से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गुप्ता कुमार शर्मा नहीं मिलती है तो आप कहां जाएं, देखो प्रत्येक सब्जेक्ट मेंशन करने जा रहा हूं मैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आपको कौन सी बुक राइटर फॉलो करना है, उसके बाद आपके पास आ जाएगी मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके बाद आ जाएगी अपने पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसके बाद आ जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अलावा एक आ जाएगी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थर्मोस्टेटिक्स का नाम लिख देते हैं। इसके अलावा एक आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने हो गए, 3 3 6। इसके अलावा एक आ जाएगी न्यूक्लियर पार्टिकल, एक आ जाएगी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, और एक आ जाएगी सबसे ऊपर मेंशन कर देता हूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सब्जेक्ट अपने नेट में रहते हैं, 9 ही आपको बुक चाहिए। तो सॉलिड स्टेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं पुरी एंड वेबर, पुरी एंड वेबर, इसी बुक से आप करेंगे। इस बुक में आपको बाय द वे अगर टॉपिक नहीं मिलता है, पहले बीएससी वाले में देखना है, फिर पुरी एंड वेबर में देखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एमएससी का टॉपिक है वो बीएससी बुक से आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं अगर वहां पे अवेलेबल है तो पुरी एंड वेबर। इसके अलावा टॉपिक नहीं मिले तो आप किटल की तरफ जा सकते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, मैं खुद से शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके लिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो यहां आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा गुप्ता कुमार शर्मा, इसकी पीडीएफ मिल जाती है। गुप्ता कुमार शर्मा बेस्ट बुक रहेगी कोई भी टॉपिक देखने के लिए या उसको थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल भी आएगा। न्यूमेरिकल के लिए तो अपने पास गेट पीवाईक्यू है ही है। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एच के दास, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए आपको पढ़नी है ग्रिफिथ। पहले क्या करने हैं, बीएससी में देखने हैं वो टॉपिक, बीएससी की बुक में है क्या, नहीं मिले तो कहां देखने हैं, नेट के नोट्स में देखने हैं। वहां भी नहीं मिले तो आपको कहां जाना है, बुक्स में जाना है। ये आप ध्यान रखें, अगर आप डायरेक्टली बुक्स में जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे, आपको ध्यान रखना है। ग्रिफिथ में पढ़ लें। क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाए तो यहां आपको जेटली देखें, जेटली देखें, न्यूरॉन जेटली की बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। थर्मोस्टेट के लिए, थर्मोस्टेट के लिए अपने पास रहेगी पथारिया बुक, आर के पथारिया, आर के पथारिया। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास रहेगी मेहता की बुक आती है एक, वीके मेहता, वीके मेहता और रोहित मेहता, इनकी बुक आती है। एस संध पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आप देखेंगे एस एन घोषाल। एटॉमिक के लिए आप देखेंगे राजकुमार। ये बुक आपको कब फॉलो करनी है, जब आपके बीएससी की जो बुक है, ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है, लोकल राइटर की जो बुक है, उसके अंदर आपको एमएससी वाले टॉपिक नहीं मिले तो आप नेट के नोट्स पे जाइए। वहां नहीं मिले तो आप इन बुक से आकर के, स्टैंडर्ड बुक आपको पता होनी चाहिए, जहां से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे थ्योरी पोर्शन कवर करना है, ठीक है। ये हमने लगभग बुक लिस्ट तैयार कर ली, कौन सा कंटेंट कहां से पढ़ना है आप हमने डिस्कस कर लिया। इसमें मैं आपको फिर से एक बार मेंशन करना चाहूंगा, क्रैश कोर्स आप देखें, आपको वो काफी यूजफुल लगेगा। और मेरा बिलीव कीजिए कि क्रैश कोर्स आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा इस एग्जाम के अंदर। बाकी थ्योरी जो पोर्शन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतना कवर कराना पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी क्या डेट आती है, कैसा टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्रैश कोर्स अपने पास अवेलेबल हो रहा होगा और जिसमें अपने थ्योरी पोर्शन और ज्यादा कवर कर सकें तो वहां अपने कवर करेंगे। बाकी आप क्रैश कोर्स देखना, वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तो 200% यूजफुल रहेगा, और जो आपका अपने पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसके लिए भी आपको वो एटलीस्ट 70% तक हेल्प कर देगा। न्यूमेरिकल पोर्शन सारा कवर कर देगा, प्लस जो थ्योरी पोर्शन है उसमें स्टार्ट कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, वो चीज भी कवर कर देगा, और आपकी बेसिक काफी कवर कर देगा। जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा वो कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर कर देगा। अब मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे डिटेल अपनी, सर ये हमें इशू आ रहे हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहां मैं 2 कैंडिडेट ले रहा हूं, ठीक है। जो एक कैंडिडेट है वो क्या है, वर्किंग में है। कैसे है, वर्किंग में है, मतलब मान लो एज ए टीजीटी वर्क कर रहे हैं या एज ए प्राइवेट कोचिंग हब में कहीं काम कर रहे हैं। और एक होता है कंप्लीट स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब जो दिन के अंदर कितना टाइम दे सकता है, 12 घंटे दे सकता है। और यहाँ जो वर्किंग प्रोफेशनल वो कितने घंटे दे सकता है, 6 घंटे दे सकता है। 6 घंटे 5 घंटे आपको एटलीस्ट देने पड़ेंगे। जो आपको यहाँ पे ऑफ डेज होंगे, जो ऑफ डेज होंगे उनको आपको कंप्लीटली पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ऑफ डेज पे आप हॉलीडे बनाने चले जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसा नहीं चलेगा। 6 घंटे बच गए, 6 में से आप बांटोगे 3 + 2 + 1। यहां आप बांटोगे 6 + 4 + 2। जो 3 घंटे हैं ये आपका कहां जाएगा, 11 12 के पार्ट पे। 11 12 के पार्ट पे। जो 2 घंटे वो कहां जाएंगे, बीएससी के पार्ट पे। जो 1 घंटा है वो कहां जाएगा, रिवाइज पे। ये हर रोज का रहेगा। जो आप 11 12 का पार्ट पढ़ने कितने घंटे, 3 घंटे,
2 घंटे किसका पार्ट पढ़ें, बीएससी का पार्ट पढ़ें, और 1 घंटे किसका पार्ट पढ़ें, रिवाइज करें, जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज करें। कैसे कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया। जब तक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे, आपका ध्यान कैसा होना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड दिमाग चलना चाहिए आपका। थ्योरी भी देखनी है पर दिमाग कैसा चलना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड चलना चाहिए। जब आपके स्क्रीनिंग हो जाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, या ये अनाउंस हो जाएगा कि स्क्रीनिंग होगा ही नहीं, तब आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से चलना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। और आपको ये ध्यान रखना हमेशा, ऐसे नहीं करना एक चैप्टर के ऊपर आप 2, 3, 5 दिन लगा रहे, नहीं। 11th 12th का प्रत्येक चैप्टर एक दिन में, जो बीएससी का पोर्शन होगा उसमें आप कह सकते हो लगभग 2 वीक के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। कितने, 2 वीक के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं। और कितने वीक हो गए, 4, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर आपको बीएससी का पोर्शन कंप्लीट करना है। लगभग मान के चलो 1 महीने में 11th 12th प्लस 1.5 महीने में बीएससी, और 15 दिन भी नहीं लगेंगे एमएससी का पोर्शन कंप्लीट करने में। तो लगभग आप 2 महीने के अंदर सेल्फ से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, और 2 महीने से पहले एग्जाम होने वाले हैं नहीं। यहां बात की जाए तो 6 घंटे आप किसको देंगे, 11th 12th को देंगे। इसी के साथ साथ 4 घंटे आप किसको देंगे, बीएससी को देंगे, और 2 घंटे किसको देंगे आप, रिवाइज को। आपने जो पढ़ा उसे आप एंड ऑफ द डे क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। बस जब आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है, 11th 12th कंप्लीट हो जाए या बीएससी कंप्लीट हो जाए, तो किसी एक जगह आपको, एक जगह पे आप क्या इंसर्ट कर देंगे, एमएससी आप यहाँ पे इनपुट में डाल देंगे कि अब मेरे को एमएससी वाला पोर्शन पढ़ना है। इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही इफेक्टिव तैयारी कर पाएंगे। अब बात आती है माइंडसेट की। माइंडसेट के ऊपर काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, आज तक सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दिया, आज तक सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दिया तो कैसे दें। प्रत्येक बच्चा, लगभग प्रत्येक स्टूडेंट जो अपीयर होने वाला है, प्रत्येक एस्पिरेंट जो अपीयर होने वाला है, वो सब्जेक्टिव एग्जाम पहली बार ही देने वाला है। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबके लिए प्रॉब्लम सेम है, सबको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है और सबको इंग्लिश में देना है। तो आपको इसको लेके टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने बेसिस पे बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करें, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ठीक है। कि आपको सब्जेक्टिव के लिए भी कोचिंग चाहिए, मेरे को कोई प्रत्येक डेरिवेशन भी करवा दे, मेरे को प्रत्येक वैसे पढ़ा दे जैसे स्कूल में पढ़ाया गया, तो ऐसी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बता दें, आईआईटी जेईई एडवांस तक के तुम क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, वहां से थ्योरी पढ़ने लग जाओ, तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में चीजें पढ़ती जानी है, टॉपिक कवर करते जाने हैं। आप देखोगे स्टार्ट करने के बाद आप एक टाइम के बाद अच्छे डिसिप्लिन के बाद साथ चीजें कंप्लीट भी कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका सब्जेक्टिव। दूसरा होता है मोटिवेशन, कि आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, और क्या मोटिवेशन के बेसिस पे तैयारी हो जाएगी, तो मोटिवेशन के बेसिस पे तैयारी नहीं होगी। यहां आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन तो क्या है, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, सैलरी। जो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स है इसकी सैलरी काफी अच्छी है, ठीक है ना। यहाँ कोई अन्य स्टेट जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान में क्या होता है, प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन का मतलब इनिशियली 2 ईयर जब आप ज्वाइनिंग करते हो उस डेट से लेकर के 2 साल तक आपको हाफ पेमेंट मिलती है, एक फिक्स पेमेंट मिलती है। जबकि हरियाणा के अंदर क्या है, आपको पहले दिन से ही फुल पेमेंट मिलेगी। तो पहला मोटिवेशन क्या है, सैलरी है। दूसरा क्या है, परमानेंट जॉब मिलेगी। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। अब देखो, आप स्टार्ट मोटिवेशन कैसे कर सकते हो, पर आपको रेगुलर बेसिस का क्या बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है 5 घंटे पढ़ूंगा, चीजें अच्छी नहीं चल रही तो 8 घंटे पढ़ूंगा, पर रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक आधा दिन बीच में स्किप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, डिसिप्लिन ही काम आएगा। मोटिवेशन से आप स्टार्ट कर दोगे पर आप मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं रख सकते। आपको काम क्या आएगा, डिसिप्लिन काम आएगा। लगभग आपके पास टाइम हो तो आप सुबह के टाइम उठें, 5 AM आप उठें, 6 AM लगभग अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। सुबह थोड़ा योगा करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और अच्छे से अपना एग्जाम प्रिपेयर करें। उसके बाद आता है माइंडसेट। माइंडसेट किसके लिए, पेपर के लिए। पेपर के लिए आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा जाएं जब भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, कि मुझे कुछ नहीं आता। रियलिटी भी तो यही है, फिजिक्स बहुत सारी है। अगर आपने बहुत सारा भी पढ़ा है तो भी क्या होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसे कोई भी हो, फिजिक्स के अंदर हमेशा एक ही बात होती है कि उसे कुछ नहीं आता। हमेशा याद रखना कि मुझे कुछ नहीं आता फिर भी मैं एक एग्जाम क्रैक करूंगा। इससे क्या होता है, अपने दिमाग के ऊपर लोड नहीं आता है कि मेरे को इतना सारा नॉलेज है, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, सिंपल बात, मुझे कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद भी जब आप टेस्ट प्रैक्टिस दो तो आप इतने अच्छे से टेस्ट देना कि
मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर साम दाम दंड भेद लगा करके, चाहे वो मैंने बीएससी में पढ़ा था, चाहे वो मैंने एमएससी में पढ़ा था, चाहे मैंने नेट में पढ़ा था, उसको कंक्लूड करके आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना ही करना है। इस माइंडसेट के आप साथ आप जाएंगे, और जितने भी फेलियर हैं आपके, नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो, या आपने आज तक जितने बड़े बड़े एग्जाम दिए हो और वो क्रैक नहीं हुए हो, तो उनका पोर्शन आपको यहाँ नहीं लगाना है, उनका जो प्रेशर है आपको यहाँ फील नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जाम थे नेशनल एग्जाम। नेशनल एग्जाम का लेवल और जो स्टेट एग्जाम होता है उनके लेवल के अंदर दिन रात का फर्क होता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, उनका जो प्रेशर है वो आपको इस एग्जाम के अंदर फील नहीं करना है। बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल खुले दिमाग से आपको प्रिपेयर करना है, टॉपिक पढ़ना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ आप जाएंगे तो प्रत्येक पॉइंट पे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, ये स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, जेई के क्वेश्चन कर लेता हूं, एडवांस के क्वेश्चन कर लेता हूं, एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन कर लेता हूं, जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिवाइज कीजिए, फिर टाइम बच गया तो आपको जितना मर्जी डीप जाना है, जितना मर्जी बुक्स पढ़नी है, जो मर्जी करना है आप कर सकते हैं। पर पहले सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में जो आप अब तक पढ़ते आए थे, 11th-12th की बुक पढ़ते आए थे, बुक कहने का मतलब चाहे उसको पास बुक बोलते थे आप या उसको नोट्स बोलते थे, उससे पढ़ते आए थे, बीएससी में लोकल राइटर से पढ़ते आए थे, एमएससी में नेट के नोट्स से पढ़ते आए थे, और थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते आए थे, तो उन्हीं से आपको करना है। बहुत इससे आगे, बहुत आगे नहीं जाना। और हमेशा ये ध्यान रखना, जहां से आपने पहले से पढ़ रखा है, 11th-12th जिन भी नोट से आपने पढ़ रखी है, अगर आप उन्हीं नोट से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या है? ह्यूमन माइंड की मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी मतलब जो आपने जिस जगह से एक बार पढ़ ली ना, वो अब आपकी हैबिट में आ गई, वहां से आप पढ़ोगे तो जल्दी अडेप्ट कर पाओगे, आप कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटपुट दे पाओगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। और मैं देख लेता हूं, मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की सोचे थे। कंटेंट पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में पढ़ना है। देख लेता हूं कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। और आप एक फॉर्मूला नोटबुक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला नोटबुक क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। वो आपको कहां हेल्प करेगी? वो आपको हेल्प करेगी जब भी आपको रिवीजन करना होगा, तो आप उससे क्विक रिवीजन ले सकते हैं। जैसे कि मतलब मान लो आपने एक वीक पढ़ा, आपने बीएससी की एक बुक कंप्लीट कर दी, उसके बाद आपके पास एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक संडे मिलता है आपको। संडे के आपने देखें कि जो आपने पूरे वीक में पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन ले लें कि फटाफट फटाफट मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए। और अपना मूड फ्रेश करने के लिए आप चाहे तो मूवी देखें, चाहे थोड़ा खेलें, चाहे व्यायाम करें, पर सारे दिन किताबों में ना उलझे रहें। ऐसा नहीं आप 14-14 घंटे पढ़ो, नहीं, 14 घंटे है तो 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे है तो 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे तो 5 घंटे पढ़ो। वो 1 घंटा अपने दिमाग को फ्रेश करें। फ्रेश करने के लिए खेल खेलें, योगा करें, मेडिटेशन करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। ऐसा ना हो कि सारा दिन पढ़ने के बाद आप 1 घंटा क्या कर रहे हो? मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और तैयारी करो, क्लियर माइंडसेट के साथ करो, या तो जाने दो या जान लगा दो। पूरी मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ तैयारी शुरू करें कि मैं इस बार इसे क्रैक करके रहूंगा। फिर भी आपको कहीं भी कोई इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अपडेट रह गई होगी तो वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का, यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने एक सेपरेट ग्रुप भी बना देंगे एस्टेट पीजीटी के लिए। एस्टेट पीजीटी के लिए मतलब एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ एक खबर ये भी अच्छी है, अगर आपका नेट है, अगर आपके पास नेट है ना, तो एचपीएससी की तरफ से एक वैकेंसी और आने वाली है। किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आपका जो उसके अंदर भी सिलेबस है 60 से 70% यही सारा सिलेबस रहता है जो कि पीजीटी फिजिक्स का रहने वाला है। पीजीटी फिजिक्स लेक्चर का जो सिलेबस है 60 से 70% वही मैच करता है। और अगर आपका नेट है तो आप ये तैयारी, पीजीटी फिजिक्स वाली तैयारी अच्छे से करें, ताकि वो आपको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हेल्प करेगा। इनमें कंफ्यूजन ना होए, क्या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए या ये जो पीजीटी फिजिक्स आ रखी है? नहीं, अगर आपके पास बीएड है, आपके पास एस्टेट है, तो पहले आप जाइए पीजीटी फिजिक्स की तरफ। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसकी बात उस टाइम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैंने इस टॉपिक के ऊपर, जो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन कर लिया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो चैनल है फिजिक्स बाय निखिल राज, इसको सब्सक्राइब करना। वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में सर्च करना। तैयारी के दौरान अपने दोस्तों के साथ बने रहें। 3 से 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है 2 लोगों का भी हो, उनके साथ डिस्कस करते रहें। उनकी तैयारी कैसे चल रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप एक टॉपिक को डिस्कस भी कर सकते हैं। और
न्यूमेरिकल भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीजें आपको आगे लेके जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने दोस्त की हेल्प ना करने से आप आगे चले जाएंगे, नहीं, हमेशा साथ लेके चलें, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, कंपटीशन आपका कंपटीशन अपने दोस्त से कभी भी नहीं है, ये याद रखना। आपका कंपटीशन बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं उनसे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो चैनल को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो सारे ग्रुप आप और चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बाय।